नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। अडानी और कांग्रेस में अखिलेश यादव किसको चुनेंगे। दूसरा, आरएसएस की वर्दी में कब दिखेंगे मिलॉर्ड। और तीसरा, सरकारी बैंक किसका भला कर रहे हैं। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आप एक हमें आर्थिक सहयोग के रूप में हर महीने एक छोटा पैसा देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा भी है और ज़रूरत भी। तो सबसे पहली बात, अडानी और कांग्रेस में अखिलेश यादव किसको चुनेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस बार पिछला लोकसभा जब पहला सेशन हुआ, बहुत ही फैनफेयर के साथ जून में जीत के आई थी इंडिया, मतलब बीजेपी जीत के आई थी लेकिन कम मेजॉरिटी के साथ, लग रहा था हारी हुई है। इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया था लेकिन हौसले बुलंद थे। लेकिन विंटर सेशन आते आते अडानी जी का मैनेजमेंट शुरू हो गया, और वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जब विंटर सेशन शुरू हुआ तो अडानी जी पे बात करने की बात थी। अडानी जी के ऊपर अमेरिका की अदालत में मुकदमा, बहुत सी चीज़ें थी। संभल पे बात करना चाहते थे, मणिपुर, लेकिन सरकार ने नहीं बात करने दी। और उस समय अडानी जी अपनी चलाने लगे। फिर इस मुद्दे को लेके इंडिया, मतलब पहले कांग्रेस से टीएमसी ने दूरी की और फिर समाजवादी पार्टी ने दूरी की, और अब रोज़ जब पार्लियामेंट में अडानी को लेके पार्लियामेंट के बाहर कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसमें ये 2 प्रमुख पार्टी बाहर रहते हैं। अब इसमें थोड़ा और बता दें कि इसमें जो बात शुरू हुई और जहाँ से ये चीज़ें अब मतलब आगे बढ़ती जा रही हैं, बात शुरू की रामगोपाल यादव जी ने। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ये राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हैं लेकिन कोई इंडिया ब्लॉक के नेता थोड़े ही हैं। इसको कहने की कोई ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत मेरे ख्याल में इससे कोई चीज़ तो हल नहीं हुई। और रामगोपाल जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अपने घर तक में वो झगड़ा कराने में माहिर हैं। वो झगड़ा सुलझाने वाले लोगों में नहीं, वो झगड़ा कराने वाले लोगों में। शिवपाल जी उनके घर में ऐसे हैं जो झगड़ा सुलझाने वाले हैं, कुछ गम खा लेते हैं, कुछ कम बोल कर लेते हैं, लेकिन रामगोपाल जी जहाँ आग न लगनी हो वहाँ पर वो घी डालने का काम करते हैं। जब रामगोपाल जी ने कहा तो इमरान प्रतापगढ़ी ने इसका जवाब दिया। उसने कहा कि भाई देखिए, ये रामगोपाल जी की मजबूरी है, क्योंकि अगर उनसे कोई पूछा जाएगा उनका नेता कौन, तो उनको कहना है झक मार के कि मेरा नेता अखिलेश यादव। तो उस रेफरेंस पे इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ उनको जवाब दिया। लेकिन याद मैं इसलिए दिला दूं कि दोनों चीज़ें मैं याद दिला दूं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों लोगों ने जब पिछले मतलब 2024 के चुनाव से करीब 2-3 साल पहले, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, तो एक कोशिश की थी कि नॉन यूपीए थर्ड फ्रंट बन जाए। लेकिन वो तो उस तरह की पेशकश की, लेकिन वो बना नहीं। फिर इंडिया गठबंधन बना और इन सब लोगों को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि ये साफ दिखाना था कि भाई हम सब एक हैं। नीतीश कुमार को मैं इसलिए याद दिला दूं कि इंडिया गठबंधन बनने का अगर क्रेडिट एक व्यक्ति को मिलना चाहिए तो उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को उन्होंने एनडीए छोड़ा, उसके बाद इंडिया गठबंधन बनाया। और छोड़ने का कारण ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी इसके जानकार हैं, किसी से भी हो, नीतीश कुमार के छोड़ने का मुख्य कारण एक ये भी था कि वो चाहते थे कि वो आयोजक बने, किसी को दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन उस समय वीटो लगाया था ममता बनर्जी जी ने, ये सबको पता है। खैर, अब इस समय क्या हो रहा है कि एक नया चल रहा है, और ये जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे हैं। कल्याण बनर्जी साहब जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, डिम्पल यादव जी ने पार्लियामेंट के बाहर कहा। ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, संसद जो चलने नहीं दे रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं चलने दे रही है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा डिम्पल यादव जी को इससे बचना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि दोनों लोग नहीं चलने दे रहे हैं और अडानी ही थोड़े ही, अडानी के अलावा भी और है विषय, इस तरह की बातें कही हैं। मैं थोड़ा ये याद दिला दूं कि यूपी में जो सफलता के जो कारण थे, उसमें मैं एक छोटा सा आपको एक डेटा इसलिए दे रहा हूं कि वो याद रखिएगा। 2024 के इलेक्शन में अखिलेश यादव जी ने 62 सीटें लड़ी थी समाजवादी पार्टी ने, 37 जीते थे, 37 सीटें केवल अखिलेश यादव जी जीते थे। और ये बात मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि वोट उनको मिला था करीब 34%। 62 पे 37 सीटें, 34% वोट। कांग्रेस 17 सीटें लड़ी थी, 6 जीती थी,
करीब 10% हुआ। पिछला चुनाव देख लीजिए 2019 का, समाजवादी पार्टी 37 लड़ी थी, 5 जीती थी, वोट मिला था 18%। कांग्रेस 67 सीटें लड़ी थी, 1 जीती थी, वोट मिला था 6%। तो ये जो अभी गठबंधन हुआ था जिसमें दोनों लोग लड़े थे 2024 में, दोनों का फायदा हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया ब्लॉक, जो ये हमारे यहाँ बाइपोलर इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें इंडिया ब्लॉक ने, मोदी जी बीजेपी वर्सेस इंडिया ब्लॉक हुआ, तो सारे वोट जो अपोजिशन के थे वो एक जगह इकट्ठा हुए और उसका फायदा दोनों को हुआ। लेकिन ये भी फैक्ट है, अखिलेश यादव जी ने क्या सपा का और कांग्रेस का जो सीटों का बंटवारा था वो आराम से किया। उनको समझ में आ गया था कि मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में उनको नहीं मिलेगा अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे। ये स्पष्ट था। आज की तारीख में कोई कुछ कहे, उसका फायदा भी हुआ। और ये भी एक फायदा हुआ गठबंधन में आने से। अगर आपको याद दिला दूं, बीएसपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था तो इनको दलित वोट नहीं मिले थे, लेकिन जब ये कांग्रेस के साथ गठबंधन किए इंडिया ब्लॉक में, तो जो दलित वोट ट्रांसफर हुए वो इनको भी उसका फायदा हुआ है। 34% वोट ऐसे ही नहीं मिले हैं। और मैं जरा याद इसलिए दिलाता, गेम चेंजर क्या था 2024 का गेम चेंजर उत्तर प्रदेश में? रायबरेली से राहुल गांधी का इलेक्शन लड़ना, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को इलेक्शन लड़ाना, वो गेम चेंजर थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिहाज से। वहां से पूरा गेम पलट गया था। हालांकि एक कारण और था जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन और खास करके समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा, वो बीजेपी के अपनी आपसी कलह थी, योगी वर्सेस अमित शाह। उस कलह की वजह से भी बीजेपी की यह हाल हुई। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, 2027 में क्या समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पे जीत लेगी? अभी एक बाई इलेक्शन हुआ है, आपस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने बाद में निर्णय लिया कि आप ही सब सीटें लड़ जाइए। उसमें से 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों थी, वो बीजेपी वो 5 तो जीत ही गई। जो 4 सीटें जो समाजवादी पार्टी की थी उसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। और जो सीटें हारी वो इंपॉर्टेंट है। कुंदर की, वो जो बर्क साहब थे, उनकी कितने सालों की सीट थी, वो वहाँ से इस्तीफा, वो बन गए सांसद और वहाँ से बीजेपी जीती है। मतलब सोच के, विधानसभा इलेक्शन 1,44,000 वोट से जीत रही है। विधानसभा इलेक्शन 1,44,000 से। पिछले 30 वर्षों से कुंदरकी में समाजवादी पार्टी या बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट जीतता आया है। आज 30 वर्षों बाद बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट जीत रहा है 1,44,000 वोटों से। तो अखिलेश यादव जी कहाँ गए आपके वोट? कटहरी, अंबेडकर नगर, जहां पे 91 के बाद बीजेपी नहीं जीती थी, लालजी वर्मा की सीट, उन्होंने छोड़ा, अपनी लड़की को लड़ाया। वहां पे समाजवादी पार्टी 34,000 वोट से हार गई है। क्योंकि मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ग्राउंड रियलिटी ये है। अब जो मुश्किल की बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपस में बात करते हैं। इस मसले पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप फोन उठा के? क्यों नहीं कह रहे हैं उठा के भाई ये इसको जरा ठीक करिए? क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं? बाई इलेक्शन के समय आप लोगों ने बात की थी, आप इस समय क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अडानी का इतना प्रेशर कैसे हो सकता है कि अडानी ने यह भी मना किया है कि राहुल गांधी से बात मत करो? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, ये जग जाहिर है। देखिए, इससे कोई भागने की बात नहीं है। अडानी से आपकी मित्रता जग जाहिर है, अंबानी जी से आपके पारिवारिक संबंध जग जाहिर है। तो मुझे ये लगता है जो अखिलेश यादव जी, जिन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई थी, जिनका एक बड़ा योगदान है इंडिया का, वो मैच्योरिटी क्या दिखा पाएंगे? क्योंकि अडानी सिर्फ पैसे का लेन देन कर सकते हैं, अडानी पैसा दे सकते हैं, साधन दे सकते हैं, लेकिन वोट तो आदमी देता है। और उस वोट को लाने के लिए मेरे हिसाब से आज राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है बनस्पत अडानी की, क्योंकि कभी तो निर्णय लेना होगा। 2027 में 7 अगर आप आ सकते हैं तो बीजेपी को हरा सकते हैं, सब मुश्किल होने के बाद भी। अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी हार निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपके पास तो एक स्टेट है, कांग्रेस पार्टी के पास और भी स्टेट। थोड़ा मेरे हिसाब से अडानी के जी को ये समझाने की आपको भी ज़रूरत है कि इस तरह के प्रेशर से बाहर निकाला जाए। और आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आप अच्छे निर्णय ले रहे हैं, आपने सारे निर्णय अच्छे लिए। इस निर्णय को भी एक बार फिर से ये प्रूव करिए कि आप जब निर्णय का वक्त आता है उस समय सही निर्णय लेते हैं। अब बात कर लें आरएसएस की वर्दी में कब दिखेंगे मिलॉर्ड। एक मिलॉर्ड हैं जस्टिस शेखर यादव।
शेखर यादव जी 1964 बॉर्न हैं, तो इसका मतलब 2026 तक वो जज साहब रहेंगे ही रहेंगे, अगर बीच में उनको इम्पीचमेंट उनका नहीं हो गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, 2019 में जज बन गए। उन्होंने जो वीएचपी की मीटिंग में गए, उसके एक कार्यक्रम में गए, वहाँ उन्होंने जो कहा वो सब आपको पता है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। एक तो वहाँ वो लगातार हम और आप बोलते रहे, मुसलमानों को आप, हम मतलब हम हिंदू, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार मिलॉर्ड हो गए और आप तो मुसलमान थे ही। हमारा धर्म, हमारी गीता, आपका धर्म, आपकी कुरान, वो इस तरह से बात कर रहे थे, जबकि किसी जज को निष्पक्ष होना चाहिए। वो जब जज की कुर्सी पे बैठ गए, जज की कुर्सी पे नहीं, जज जब एक बार बन गए तो आप ताजीवन जज रहते हैं। आपने क्या क्या अनाप शनाप बातें कही, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ कि बस बहुसंख्यक की इच्छा चलेगी, हम सहिष्णु हैं, उदार हैं, आपके बच्चे कैसे बनेंगे, उनके सामने जब क्या वध होता है, वो जो पशु की हत्या होती है, तो आपके बच्चे हमारे बच्चों जैसे सहिष्णु कैसे होंगे। फिर उन्होंने सबको, हमारी कुरीतियाँ हमने दूर कर दी, छुआछूत दूर कर दिया, सती दूर कर, छुआछूत दूर हो गया है मिलॉर्ड, छुआछूत दूर हो गया है। अब आपके यहाँ, मतलब मुसलमानों के लिए कह रहे हैं आपके यहाँ जो है तलाक है और 4 विवाह कर रहे हैं, इस तरह की बात है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो 4 विवाह करने के लिए मुसलमान बन जाते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि इनका इम्पीचमेंट 2 कारणों से हो सकता है, जो टेक्निकल बात अब जरा कर ली जाए। एक तो जो कहा जाता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, तो वो जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, करीब करीब मतलब ऐसा है जिसमें होना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। राज्यसभा में 50 सदस्य चाहिए इसको लिख के देने के लिए एप्लीकेशन, लोकसभा में 100 चाहिए। यहाँ पे कपिल सिब्बल दस्तखत करा रहे हैं, आज वहाँ दस्तखत करा के वो एप्लीकेशन जमा भी कर दी गई है राज्यसभा में। अब देखें आगे क्या होता है। अब दूसरा जो मुश्किल है एक्सेप्टेंस बाय द चेयर है। अब चेयर जैसी है यहाँ पे, वो चेयर है कि चेयर है, इस पे तो बहुत बहस चल रही है। वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी वो दूसरी बात है, हालांकि वो क्यों मना करेगी तो उसका क्या प्रावधान है वो देखा जाएगा। जब चेयर एक्सेप्ट कर लेगी तो एक कमेटी का फॉर्मेशन होगा, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा जो उसका चेयरमैन होगा, एक मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरी होंगे जो पहले भी इस तरह की अगर हुई है, 6 बार पहले इस तरह की प्रक्रिया हुई है, किसी में फली नरीमन जैसा, उस लेवल का कोई जूरिस्ट की बात है। फिर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, फिर उनकी फाइंडिंग आएगी, और अगर उसमें पता लगता है कि गिल्टी हैं, तब अगर गिल्टी है वो, अगर कमेटी कहती है, तब जो कोरम है, जो हाउस है, उसके 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होगा, लेकिन टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का हाफ से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, तब ये आगे चलेगा। अच्छा, और दोनों हाउस से पास होना है, एक से नहीं। ये भी एक बात है। ये तय है कि ये प्रोसीजरल ज़्यादा है। इस समय जो अपोजिशन की स्थिति है, पास कराना मुश्किल है। 6 बार पहले भी ये हुआ है, लेकिन एक बार भी ये सफल नहीं हुआ है। लेकिन सफल किस हद तक नहीं हुआ है, टेक्निकली ये कैरी आउट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ हद तक सफल भी हुआ। वो मैं बता दूं क्यों। जस्टिस सेन 2011 में हुआ, राज्यसभा से पास हो गया, उसी समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो इसका कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ा, तो इस्तीफा देना पड़ा था। अच्छा, ये जो 6 हुए हैं उसमें से 5 बार घूस और भ्रष्टाचार के लिए, 1 बार सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है। दूसरा एक केस था जिसमें जस्टिस पर्दीवाला, अपने पर्दीवाला साहब जो अभी हैं, इनके अगेंस्ट इसलिए मूव हुआ था क्योंकि इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रहते हुए एक जजमेंट में इन्होंने रिमार्क दिया था कि आरक्षण से देश की तरक्की में बाधा पहुंच रही है। फिर बाद में इन्होंने उस जजमेंट को एक्सपेंज कराया, उसको बाहर निकाला, और फिर चूंकि जिसके लिए था तो फिर से मामला ख़त्म हो गया, तो उसका असर पड़ा। और तीसरा बार 2017 में जस्टिस CV नागार्जुना जो थे आंध्र प्रदेश के, उनके अगेंस्ट जब ये नोटिस आया इम्पीचमेंट का, तो जिन लोगों ने दस्तखत किया था उन्हीं लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। तो फिर जो शिकायत करता ही वापस ले लिया तो क्या होता। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद क्या है, वो किस लिए चीफ जस्टिस है,
उनके जो बाकी जज हैं, ब्रदर जज जिसको बोला जाता है, उन पे ये नज़र तो रखें, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो लिख के भेजें सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब नहीं मान रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या करते हैं देखें, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो भी तो ब्रदर जज ना, सब पैरवी वाले हैं, तो एक पैरवी वाला दूसरे पैरवी वाले का क्या बोलेगा, देखने वाली बात होगी। इम्पीचमेंट तो होगा नहीं होगा ये सबको पता है, पर ये जनमानस को याद रहेगा कि ये किस तरह के ये रहे थे, ये रिकॉर्ड में जाएगा कि ये भाई साहब किस तरह का जहर उगल रहे थे इस तरह का एक जात, एक धर्म विशेष के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी ये जड़ है वो शायद हम लोग समझने में देरी लगी, लेकिन चंद्रचूड़ जी के आचरण के बाद, वो जो घंटी बजाना, मंदिर में भजन गाने आने के बाद, इस तरह के आचरण को वैधता मिलती जा रही है हमारे समाज कह लीजिए या हमारे आचरण में। अब आखिरी बात, सरकारी बैंक किसका भला कर रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी तो अपने मिशन की तरह अपने काम में लगे हुए हैं। राहुल गांधी आज ही हाथरस गए थे, वो मैं इसलिए बता दूं, हालांकि विषय में नहीं लेकिन बता दूं, हाथरस गए थे, जिस बेटी के साथ रेप हुआ था उसके घर वालों को ने एक चिट्ठी उनको लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि भाई सारे लोग छूट गए हैं आरोपी, एक बचा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, हमें सीआरपीएफ की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीएफ की सुरक्षा दो, तो वो बाहर ही नहीं निकलने देते, हम जेल की तरह अपने ही घर के अंदर हैं। सरकार ने कहा था घर बनाएंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं हुआ है, 4 साल हो गए हैं। तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे। उसी तरह से राहुल गांधी कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ और बैंक के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके वो आए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उसका एक मैं छोटा अंश इसलिए लगा दे रहा हूँ, आप पूरा भी सुन सकते हैं, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे है, लेकिन मैं छोटा अंश इसलिए लगा रहा हूँ, उन लोगों ने मिलकर उनके साथ जो मैटर रेस किए वो इम्पोर्टेंट है। Where is the pressure on the government to do this coming from? I personally feel that there is a thrust for profit. Every financial year end, there will be a post from the central government that the MD of the public sector bank is giving a dividend check to the Honorable Finance Minister. Sir, a public sector bank is giving credit not directly to the public, but it is given to the NBFCs. There is an NBFC there who is lending to the public for 15% rate. A public sector bank is giving loan to the NBFC at 8.5%. And NBFC is then onward lending it to the general public. So the public is going to the NBFC, accessing the credit at 15%. Sir. There is no proper access of credit. Sir. And why are you not allowed to do that? See, we are not allowed to do that because we are totally on profit only. We are focusing on the profit. Our human resource is cut down. Rather than processing 1 lakh loans for 1,000 people, to get 10 crore advance, you can process a big ticket advance. Yes. And I'll just sum up with the signing of statements. Sir, all these 12 points what we have raised is directly or indirectly affecting the customer service, sir. Sir, we are handling public money. When we are forced to do unethical things, unfair trade practices, why we are not able to resist? What is happening to the whistleblower policy? What is happening to the vigilance? Because the transfer and the disciplinary proceedings are being weaponized. पहले तो उन्होंने, अच्छा वो जो उसमें से एक थे वो क्या, हम करीब 4.5 लाख वर्कर्स को रिप्रेजेंट करना, अलग अलग लोग थे। पब्लिक सेक्टर बैंक इसलिए बना क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द पीपल था, लोगों के लिए था। उसका अब क्या हो गया है, उसमें उन्होंने बताया उस मीटिंग में कि भाई अब टारगेट केवल मेट्रो हो गया है, बाकी गाँव को छोड़ो, जाने दो, सिर्फ टारगेट मेट्रो, हाई वर्थ पीपल, और एक ही चीज़ पे फोकस किया जा रहा है जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, केवल लाभ लाभ लाभ, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे अच्छा क्या है, लाभ है, ये गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है इसको। अब वो क्रेडिट डायरेक्ट दे ही नहीं रहे। उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया, उन्होंने कहा कि हम लोग अब कोई डायरेक्टली पब्लिक को क्रेडिट देने में आनाकानी करते हैं, कम हो गए हैं बहुत, हमारा पहले के मुकाबले बहुत कम क्रेडिट डायरेक्ट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एनबीएफसी को पैसा दे रहे हैं, हम 1000 करोड़ एनबीएफसी को, बजाय 5-5 लाख 2-2 लाख इस तरह से करने का। उसमें उसने एग्जाम्पल बताया, उसने कहा जैसे 1 लाख रुपए का 1000 लोगों को हम लोन देने की जगह अब हमारे यहाँ बिग टिकट लोन 10 करोड़ एनबीएफसी को देते हैं। अब आप कहेंगे एनबीएफसी को देने में क्या खराबी है? भाई एनबीएफसी की खराबी ये है कि बैंक लोन देता है 8.5% पे, एनबीएफसी लोन देती है 15% पे।
तो ये जो 7-7.5% है, ये कौन देता है? ये हम और आप देते हैं, क्योंकि हमें बैंक की जब क्रेडिट मिल ही नहीं रही है तो हमें झक मार के एनबीएफसी के पास जाना पड़ता है, और एनबीएफसी बैंक से ही 8.5% पे लेके हमें 15% पे वो लोन टिकाता है। ये लूट है हमारे और आपके साथ। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। एक उन्होंने बार बार कहा है, ये अगर आपको याद हो तो सेबी में टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जहरीला, मतलब जो अगल बगल के लोग, इतने जहरीला मामला, विषाक्त वातावरण बन गया है। ये सेबी में भी कहा गया था कि वहाँ इतनी गाली गलौज जितना हुआ है वो यहाँ पे भी इन लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो, मतलब उन्होंने कई 12 पॉइंट रेज किए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब इट इज़ अफेक्टिंग कस्टमर सर्विस, हम कस्टमर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, और ये हम और आप रोज इसको महसूस कर रहे होंगे। भाई उनका मूल ये था कि हम लोग वी आर हैंडलिंग पब्लिक मनी, और इस पब्लिक मनी के हम लोग फोर्स टू डू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनएथिकल थिंग्स, ये कह रहे हैं उन लोग, ये क्या कराया जा रहा है। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये उनका वो है, प्रॉफिट हम लोग कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है, अनाप शनाप बातें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2019-20 से 2024-25 5 साल का जो मोदी जी का टेन्योर था, अभी हाल के दिनों का 5 साल का, पुराना नहीं कह रहा हूँ, जो 14 लाख करोड़, इसमें 7 लाख करोड़ के लोन वेव ऑफ किए गए हैं, माफ किए गए हैं। किसानों के नहीं, मित्रों के लोन माफ हो गए हैं। तो ये एक हमारे और आपके, ये किसी और का बैंक नहीं, बैंक हमारा आपका है। पब्लिक सेक्टर बैंक में हम और आप पैसा रखते हैं। हमें आपको सोचना होगा कि ये बैंक भी चले, हमारे आप तक इन बैंक की पहुंच भी हो, कि बैंक केवल कुछ लोगों के लिए जिनका 7 लाख करोड़ इनका कर्जा माफ़ हो जाए, और हमें और आपसे एनबीएफसी से लोन लेना पड़े, ये तो हमें और आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।